नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक अहमद इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध उनके कार्यकाल के दौरान थोड़े बहुत अच्छे होंगे। वैसे देखा जाए तो भारत हमेशा ही बांग्लादेश के साथ खड़ा रहता है, लेकिन बदले में हमको हमेशा प्रॉब्लम्स ही मिले हैं। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है कि बांग्लादेश से आने वाले इलीगल माइग्रेंट्स, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसीलिए हमेशा हमने देखा है कि हमारे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी इसकी बात करते हैं। तो जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, क्या वो भारत के साथ सहयोग करते हुए इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में हमें मदद करेंगे? ये बहुत बड़ा एक सवाल है और इसी के लिए आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे बहुत ही विशेष अतिथि ब्रिगेडियर हेमंत महाजन सर को। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में फिर से। नमस्कार। नमस्कार सर। और सर, अभी रिकॉर्ड हो रहा है हमारा, तो शायद उन्होंने शपथ ले ली है, तारिक अहमद। लेकिन जिस बैकग्राउंड से आते हैं सर, वो बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। तो उम्मीद लगाना भी एक बहुत बड़ा एक सोचने वाला प्रश्न है हमारे सामने कि क्या वो हमारे साथ सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, जब तक तारिक अहमद का सिलेक्ट होना एक हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक जो सिग्नल्स पिछले 1 साल से जो बांग्लादेश से आ रहे हैं वो बहुत ही गलत थे। उनके जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जिस प्रकार से हमारे साथ संबंध खराब किया, जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान को अंदर लाया, ये इसके बारे में तो हमने इसके पहले भी बात की हुई है। वो हमारे लिए एक बिल्कुल ही खराब राष्ट्रपति थे। जब तक इलेक्शन का सवाल है, इसमें 3 बड़ी पार्टियां हिस्सा ले रही थी। जो हमारे लिए सबसे फ्रेंडली थी अवामी लीग शेख हसीना की, उनको तो अलाउ किया ही नहीं, इसलिए वो तो इस इलेक्शन में थी नहीं। लेकिन जो 3 बड़ी पार्टियां वहां पे थी, एक तो है तारिक अहमद की जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो खलीदा जिया की पार्टी थी, या जो जनरल जिया जो खलीदा के पति थे उनकी पार्टी थी, एक ये पार्टी थी। दूसरी जो थी वो बिल्कुल ही एक उग्रवादी पार्टी है, जमात इस्लामी। और तीसरी एक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिनकी ये पार्टी थी। तो स्टूडेंट्स का ग्रुप इन्होंने ही ये मतलब शब्द मैंने इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गधेगिरी की थी और सरकार को बदली किया था। और जो अवामी लीग के नेता है उनको भाग के भारत में आना पड़ा। तो वो तो हमारे साथ कभी भी फ्रेंडली नहीं थी। और जमात इस्लामी नाम की जो पार्टी है, ये उग्रवादी पार्टी है। और जो लाखों हिंदू मारे गए थे 1971 के अंदर, इसमें इनका बड़ा रोल था। और आपको याद होगा कि बांग्लादेश के उस समय बाद में जो गवर्नमेंट्स आई थी, खासकर मुजीबुर रहमान की, शेख हसीना की, उन्होंने इस पार्टी को बैन किया था। और ये पार्टी एक पाकिस्तान का रूप मानी जाती है, ये पार्टी एक उग्रवादी मानी जाती है। तो ये पार्टी कंपटीशन कर रही थी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन उसमें उनका पराभव हो गया। और शायद वो अभी सत्ता में नहीं है। और लेकिन जब ये इलेक्शन खत्म हो गया, तो तारिक अहमद जो है, उन्होंने जाके स्टूडेंट लीडर के साथ भी वार्तालाप किया है। उन्होंने जो जमात इस्लामी है उनके साथ भी बातचीत की है, क्योंकि उनका शॉर्ट में कहना है कि हम सब इकट्ठा मिलकर काम करेंगे। यानी कि उनकी जो एटीट्यूड है वो सही है। तो ये तो मतलब वो एक उनका मतलब जो बैकग्राउंड है, उनके पेरेंट्स तो हमारे साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। लेकिन ये अभी 17 साल के बाद इंग्लैंड से यहाँ वापस आ रहे हैं, तो शायद वो मॉडरेट है और शायद वो भारत के साथ अच्छा संबंध रखना चाहते हैं। तो जब उनको जो सवाल भी जो पूछे गए, इसमें उन्होंने जो रिप्लाई दिया, लगता है कि शायद वो मोर पॉजिटिव रहेंगे। उनको पूछा कि क्या आप शेख हसीना को वापस लाना चाहेंगे बांग्लादेश के अंदर उनके ऊपर खट्टा चलाने के लिए, तो उसके बारे में वो नॉन कमिटल रहे, यानी कि उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने बोला कि देखते हैं एक लॉ क्या बोलता है। दूसरा उनको पूछा कि क्या अगर आप सार्क यानी साउथ एशिया रीजनल जो कॉन्फ्रेंस थी पहले, जो भारत ने उसको बर्खास्त कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भारत विरोधी प्रचार के लिए कर रहा था, क्या उसको आप एक बार फिर से जिंदा करेंगे, जो जिसके लिए यूनुस बहुत कोशिश कर रहे थे। तो उसके बारे में भी उन्होंने बहुत ही नॉन कमिटल रिप्लाई दिया। तो ऐसे लगता है कि उनका जो इनिशियल वहाँ पे जो काम है, वो बांग्लादेश की इकोनॉमी अच्छा कर देगा लगेगा, क्योंकि इकोनॉमी हर एक नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। और आजकल बांग्लादेश का हाल
ये बिल्कुल ही खराब है। तो ये उसके ऊपर लगेंगे, इस प्रकार की असेसमेंट अभी सामने आ रही है। लेकिन वो अभी तक उन्होंने भारत के खिलाफ कोई उल्टा स्टेटमेंट नहीं किया, उन्होंने कुछ उल्टी कार्रवाई नहीं की। लेकिन अगर आप देखेंगे जो इलीगल माइग्रेशन है, जो बांग्लादेशी घुसखोरी हमारे देश में हो रही है, इसका तो कोई रोकने का कोई मतलब कोई ये नजर ही नहीं आ रहा है कि कभी ये रुक जा सकती है। आपको अगर शॉर्ट में बताया जाना चाहिए, इसके ऊपर हमने पहले एक दो बार बातचीत भी की हुई है, लेकिन एक बार मैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बोलना चाहता हूं कि जो एक कांस्टेंट है, गवर्नमेंट किसी का भी हो तो भी ये चीजें कांस्टेंट ही है। नंबर एक, हमारी बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है ये 4,500 किलोमीटर्स की है। नंबर दो, इसमें से 50% बॉर्डर जो है ये वेस्ट बंगाल का जो हमारा स्टेट है उसके साथ लगी है, और बाकी 50% है नॉर्थ ईस्ट के इतर स्टेट यानी कि आसाम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, उनके साथ लगी हुई है। आज का स्टेटस ये है कि जो 50% बॉर्डर जो असम को लगी हुई है, त्रिपुरा को लगी हुई है, वहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ 99% इलीगल माइग्रेशन ये रोका गया है। लेकिन जो बॉर्डर लगी हुई है वेस्ट बंगाल के साथ, वहाँ पे माइग्रेशन रोकने का बिल्कुल कोई ये नज़र नहीं आ रहा है। अभी देखिए, माइग्रेशन जो बांग्लादेश बॉर्डर है, इसको कंट्रोल करना काम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। मैंने पहले भी बोला हुआ है, अभी भी मैं बोलना चाहता हूँ, उनका काम एकदम ही खराब रहा हुआ है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब दुनिया बोल रही है। मीडिया, अगर आप वेस्ट बंगाल की इंग्लिश मीडिया देखे, बंगला मीडिया देखे, और इतना ही नहीं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि बांग्लादेश, ये वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश बन रहा है। हमारे गृह मंत्री बोल रहे हैं कि ये हो रहा है। तो ये एक तो बीएसएफ का काम बहुत ही इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसके बारे में किसी के भी दिल में शक नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि मराठी में एक कहावत है, दुष्काळात 13वां महीना, यानी कि प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा है और एक महीना उसमें बढ़ गया। तो ये जो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नमेंट है, ये इंस्टीट्यूशनली इनको घुसखोरी को मदद करती है। आमतौर पे सीमावर्ती जो भाग होता है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, तो वहाँ पे अभी 90% जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं वो ये बांग्लादेशी है हमारे इलाके के अंदर। वहाँ पे इतने सारे एजेंट्स हैं कि जो बांग्लादेशी को उस तरफ से अंदर आने के लिए मदद करते हैं। अलग अलग प्रकार की मदद, मतलब एक तकरीबन 2/3 एरिया के ऊपर तो अपना एक फेंस लगा हुआ है, लेकिन 1/3 एरिया ऐसा है कि जहाँ पे नदी नाले हैं, स्ट्रीम्स है, जहाँ पे ये फेंस लगा नहीं है। हम बातें करते रहे हैं कि हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फेंस लगाएंगे वगैरह। हम गप्पे, मुझे इसमें बहुत ही दुख से कहना पड़ता है कि हम गप्पे ज़्यादा मारते हैं कि उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन जो है ये हमारा बहुत ही पुअर है। 21st सेंचुरी में आप रह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फेंस बहुत जगह पे हुआ है, लेकिन उसमें हमारी जो कामयाबी है ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा। तो ये रुक ही नहीं रहा है। अगर आप ये बोलेंगे कि ये क्या ऐसे आप किस प्रकार से बोल सकते हैं। अभी मैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में हूँ। महाराष्ट्र में अभी इलेक्शंस हो गए थे, अलग 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 शहरों के। तो उसमें मुंबई एक बड़ा शहर है, वहां पर भी इलेक्शन हो गए थे। तो अगर आप देखेंगे, मुंबई इलेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा था इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन। मैं 3-4 बड़े मुद्दे आपको सामने रखना चाहता हूँ जो मीडिया में बहुत डिस्कस हुए हैं कि मुंबई में कुछ बांग्लादेशी ऐसे पकड़े गए हैं कि उनको 4-5 महीने पहले ही पकड़ के भेजा था, फिर वो वापस आ गए हैं। मतलब पकड़ने के बाद उनको बांग्लादेश पे जाके अंदर भेज दिया गया था, लेकिन फिर वापस आ गए हैं। इसके सिवाय मुंबई का जो तकरीबन 250 नहीं, शायद 200 किलोमीटर का एरिया जो है वो समुद्र किनारा है। ये समुद्र किनारे के साथ पूरे बांग्लादेशियों की बस्ती है, जहाँ पे ट्रेडिशनली कोस्ट लाइन के ऊपर कौन रहता है, तो जनरली वहाँ पे कोली मच्छीमार समाज रहता है, आगरी नाम का एक समाज है, वो रहता है वहाँ पे। तो वहाँ पे अभी इलीगल बांग्लादेशी वहाँ पे रह रहे हैं। तो ये, और देखिए मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वेस्ट बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो मुंबई या वेस्ट बंगाल से ऑलमोस्ट 3-4 हजार किलोमीटर दूर है। इतना दूर प्रवास करके लोग आते कैसे है? अगर आपको इलेक्शन में टिकट नहीं मिलेगा तो आपका क्या हाल होता है आपको शायद पता होगा। लेकिन ये महिलाएं, ये बच्चे, ये पूरी की पूरी फैमिली
किस प्रकार से यहाँ पे लाई जाती है, ये अब देखिए। तीसरी बात यह है कि ये जो हमारे अलग-अलग मिनिस्टर्स हैं मुंबई में, एक है मंगल प्रसाद लोढ़ा जी, वो मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर हैं। उनकी आप स्टेटमेंट देखिए कि अलग-अलग एरिया है मुंबई के, मैं एरिया के नाम के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, वहाँ पे ये बांग्लादेशी भरे हुए हैं क्योंकि उनको मदद करने के लिए लोग हैं। माना जाता है कि मुंबई की 25% पॉपुलेशन अभी बांग्लादेशियों की हो गई है, और मैं इस राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ जो सीमावर्ती राज्य नहीं है, ये इतना दूर है। लेकिन मुंबई एक बड़ा शहर है, वहाँ पे जॉब वगैरह आसानी से मिल जाते हैं वगैरह। तो ये सब मंगल प्रसाद लोढ़ा जी बोल रहे हैं, अभी जो एमएलए है वो भी ये बोल रहे हैं। इसके सिवाय जो अभी ये जो नवनिर्माण ये हो गया आ गया है महापौर, जिसे मेयर बोलते हैं इंग्लिश में, उन्होंने बोला है कि मेरा सबसे पहला काम होगा बांग्लादेशी को पकड़ना, जिसे वो हॉकर्स जिहाद इस नाम से पुकार रहे हैं। आपको पता है कि ये जितने भी बड़े शहर होते हैं, खासकर मुंबई में, रेलवे स्टेशन के बाजार के एरिया में काफ़ी सारे हॉकर्स आते हैं। ट्रेडिशनली ये हॉकर्स ये मराठी होते हैं, क्योंकि हॉकर्स को वहाँ पे शॉप लेना इतना मतलब इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता, तो रास्ते के ऊपर ही वो अपनी दुकान लगा लेते हैं और अपना शॉप ये करते हैं। तो वहाँ पे अभी लोकल जो हॉकर्स थे वो सभी गायब हो गए हैं, और वहाँ पे पूरे बांग्लादेशी हॉकर्स आ गए हैं। तो ये हमारे मिनिस्टर बोल रहे हैं, हमारे मेयर बोल रहे हैं, तो ये बीएसएफ ने, ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो इतने बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्होंने सुनना चाहिए। भाई मंगल प्रसाद लोढ़ा जी को पूछो क्या बोल रहे हैं, उनसे सवाल करो। और ये आते कैसे हैं? तो एक तो बीएसएफ को ये पुकारना तो ये बड़ी बात, ये तो होना ही चाहिए कि आप अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं। और जो ये सारे इतने सारे एजेंट है, तो हम बोलते हैं कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम टेक्नोलॉजी में अभी एआई का अभी इस समय हम शायद एआई डिस्कस कर सकते थे कि दुनिया की वर्ल्ड की एआई कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है। इतना सारा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद क्या हम इसको नहीं रोक पा रहे टेक्नोलॉजिकली? तो ये एक हमारी बहुत ही बड़ी फेल्योर है। उसका कारण यह है कि बहुत सारे इनके सपोर्टर्स यहाँ पे है जो उनको मदद करते हैं। ये माना जाता है यहाँ के मेड सर्वेंट्स बांग्लादेशी है। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, ये बांग्लादेशी होते कहाँ पर है? जहाँ पे लेबर की ज़रूरत है, कहाँ पे रेलवे का काम चल रहा है, रास्ते का काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, रियल एस्टेट का काम चल रहा है। अगर आप देखेंगे आज मुंबई में इतना रियल एस्टेट का काम चल रहा है कि मुंबई में रिकंस्ट्रक्शन जो है बड़े जोर से चल रहा है। वैसे ही अच्छी बात है क्योंकि ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, पैसा आ जाता है वगैरह। लेकिन इस पे काम करने वाले कौन हैं? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये किस समय हो रहा है? अभी जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र में है, वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी उनके मुख्यमंत्री है। जब ये फरवरी में यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बोला था कि हम बांग्लादेशियों को पकड़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा जो फिगर्स मीडिया में आई हुई है। ऐसे माना जाता है कि इस गवर्नमेंट ने 6-7 हजार बांग्लादेशी जरूर पकड़े हैं, यानी कि पिछले तुलना में ये काम काफी अच्छा है। लेकिन जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो असेसमेंट है, मैं ये बता सकता हूँ कि ये माना जाता है कि महाराष्ट्र में 90 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी है। मैं फिगर एक बार दोहराता हूँ, ये एक्सेप्टेड असेसमेंट है कि 90 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी महाराष्ट्र में है। और ये कहाँ पर है? मुंबई में है, न्यू बॉम्बे में है, ठाणा में है, डोंबिवली में है, मतलब ये अलग अलग सबर्ब्स है मुंबई के, वहाँ पर है। इसके सिवाय पुणे में है, इसके सिवाय औरंगाबाद जिसे संभाजी नगर बोला जाता है वहाँ पर है, अहिल्या नगर यानी कि अपना अमन नगर में है, कोकण में है। कोकण के फिशिंग के अंदर ये घुसे हुए हैं। तो और महाराष्ट्र में एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि कितना दूर का देश, राष्ट्र, मतलब एक स्टेट है ये। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उन्हें पकड़ना चाहती है। पकड़ने के बावजूद अगर आप इस रेट से पकड़ेंगे, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कि 6-7 हजार पकड़ने के लिए अगर इतना समय लगता है, तो 90 लाख को पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा? तो वो तो मतलब ये मतलब अनथिंकेबल है। और देखिए अभी ये मानना पड़ेगा आपको कि गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, पुलिस बहुत कोशिश कर रही है। हम एसआईआर नाम की चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना वेस्ट बंगाल के अंदर। वहाँ पे हम वोटर्स लिस्ट चेक कर रहे हैं, यहाँ पर भी चेक कर रहे थे वगैरह। उसमें काफ़ी सारे, माना जाता है कि 50-60 लाख वोटर्स
फेक निकले। बिहार के इलेक्शन के अंदर 50-60 लाख से ज़्यादा वोटर्स फेक निकले हुए हैं वेस्ट बंगाल में। मुंबई के अंदर भी काफ़ी सारे ये जो डुप्लीकेट वोटर्स थे उनको निकाला गया है। मतलब गवर्नमेंट ने काम तो किया है, उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको इस समय ये भी पता होना चाहिए कि इनके सपोर्टर्स इतने स्ट्रांग है कि इन 90% जो बांग्लादेशी आज यहाँ पर है उनके पास जो ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट एक किसी भारतीय के पास लगते हैं वो 90% लोगों के पास है। यानी कि क्या लगता है, आपको आधार कार्ड लगता है, आपके पास राशन कार्ड होता है, आपके पास वोटर्स कार्ड होता है, अलग अलग। और आपको यहीं पे मैं बताना देना चाहूंगा कि सरकार ने कोशिश की कि जो वोटर्स कार्ड जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है वोटिंग करने के लिए, इससे लिंकअप किया जाए आधार कार्ड से। उससे क्या होगा कि वोटर्स कार्ड डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट बन सकता है। यानी कि एक वोटर्स कार्ड एक महाराष्ट्र में बना लेगा, एक वोटर्स कार्ड जाके वही आदमी उत्तर प्रदेश में भी बना लेगा। तो वन वोट वन नेशन हम की बात करें वो भी होना चाहिए, एक साथ करें तो इस प्रकार के उल्टे सुलटे काम नहीं होंगे। ठीक है ना। तो वोटर्स लिस्ट तो जरूर चेक हो रही है, इलेक्शन कमीशन जरूर काम कर रहा है। और आपको पता होगा कि ये जो ममता बनर्जी थी वो सुप्रीम कोर्ट भी चली गई और हमारे मतलब देश के इतिहास में एक खुद चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में एक इमोशनल अपील किया कि ये जो एसआईआर चल रहा है इसे रोको, जो हमारे लोगों की हरासमेंट हो रही है लोगों। और ये तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं, आप मेन स्ट्रीम टीवी पे देखेंगे, रोज ही वहां पे आते हैं और स्टैटिस्टिक्स पेश करते हैं, एसआईआर के कारण से कितने लोगों की मृत्यु हो गई वगैरह वगैरह। एक नॉर्मल डेथ होते हैं उसको बोलते हैं कि एसआईआर स्ट्रेस हो गया है। अरे आप केवल नोटबुक में नाम लोगों के नोट कर रहे हैं तो इसमें कौन सा स्ट्रेस है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि नहीं नहीं ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो रही है वगैरह। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनका ये जो ड्रामा चल रहा है, मैं बिल्कुल केयरफुली शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, तृणमूल कांग्रेस का है और उसको मदद करने के लिए समाजवादी पार्टी है। मैं अभी मैं इशू को पॉलिटिकल बनाना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारी पार्टीज, एक बीजेपी छोड़ के बाकी सभी पार्टीज इनको अंदर लाने में मदद करती है। तो इसके अंदर ये जो चल रहा है इसे कैसे रोकेंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब भाई ये लगता है कि इनकी जो ब्रेन है, इनका जो दिमाग है, ये ऐसे कि वो एक सत्ता में आने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। बेसिकली बांग्लादेशी को अंदर क्यों आने दे रहे हैं, तो दो कारण मुख्य है। एक तो है चीप लेबर, एक वो बात हो जाती है, और दूसरा है एक वोट बैंक पॉलिटिक्स कि वो एक गट्ठा मतदान देते हैं जिस पार्टी उनको मदद करते हैं उसके लिए। तो इसलिए उनको अंदर लाया जाता है और उनको अंदर लाने में मदद हो जाती है। मैं आपको एक स्टैटिस्टिकल डेटा देता हूं कि जब ये बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं तो ऑब्वियसली इनका इन्वेस्टिगेशन होता है, क्योंकि ये जो कायदे जो कानूनी कार्रवाई वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि हम एक कानून मानने वाले देश है। तो इसमें नजर आता है कि एक बांग्लादेशी को भारत बांग्लादेश सीमा क्रॉस करने के बाद तकरीबन 20 से 25 या 30 लोगों ने उनको मदद की हुई है। तो मैं ये बोलूंगा कि एक बांग्लादेशी तो उसको तो पकड़ना ही पड़ेगा, उनको पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी, लेकिन ये जो बांग्लादेशी सपोर्टर्स है उनको भी पकड़ना पड़ेगा, उनको भी कानून के नीचे पनिशमेंट देनी पड़ेगी। कुछ लोग हैं जिन्होंने क्रॉस करने में मदद की, कुछ लोग हैं जिन्होंने उनको गाइड किया कि बांग्लादेश बॉर्डर से लेकर कलकत्ता तक, कलकत्ता में उनको सहारा दे दिया, कलकत्ता में उनके थोड़ी सी कोचिंग की गई कि अगर आपको भी आपने महाराष्ट्र में जाना है तो थोड़ा बहुत आपको मराठी आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको कोई सवाल जवाब पूछते हैं तो आपने बोलना चाहिए, नाम आपने क्या बोलना चाहिए, गलत नाम भी ले सकते हैं आप। आजकल वो हिंदू नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बांग्लादेशी नाम ही नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। और बोलना चाहिए कि हम वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं, मैं कलकत्ता में रहता हूँ। कलकत्ता के बारे में उनको 3-4 सवाल पूछेंगे तो उसमें से उनको एक जवाब देना नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर कोचिंग की जाती है, वहाँ से ट्रेन में बैठाते हैं, मुंबई में लाते हैं, मुंबई में आने के बाद उनको कहीं रहना तो पड़ेगा ही ना, हवा में थोड़ी रह सकते वो। वहाँ पे ये जो स्लम्स एरियाज है, कोस्टल एरियाज है, कुछ मैं अभी ज़्यादा स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला होता है। तो यहाँ पे रहते हैं, आराम से रहते हैं, ना कुछ पैसा देते हुए। और दूसरी बात यह है कि जब वहाँ पे आप आते तो आपको कुछ काम भी तो मिलना चाहिए ना। जब तक काम नहीं मिलेगा आपको, समझ लीजिए काम मिलने के लिए 7-8 दिन लगते हैं, तो उस पर खाना है, आपने पीना है, उसके बाद काम मिलने के बाद कहीं काम किसी ने देना चाहिए। कौन काम दे रहा है उनको? जो काम उनको दे रहे हैं वो इतने ही बड़े गुनहगार है देश के जितना ये बांग्लादेशी है।
तो ये सभी ये जो चेन है सपोर्टर्स की, पॉलिटिकल पार्टीज है, एनजीओज है, एजेंट्स है, कुछ लोग जो देश के खिलाफ काम करते हैं हमेशा, वो है। तो ये चेन इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन के लिए। गवर्नमेंट का काम तो है पकड़ना, उस पर कोई डाउट नहीं है। तो मैं आपके माध्यम के थ्रू ये सभी लोगों को ये मतलब अपील करना चाहता हूं कि बांग्लादेशियों को कैसे पकड़ा जाए, बांग्लादेश को कैसे ढूंढा जाए। ये आपको पता, इसके बारे में एक बार हमने पहले बात भी की थी। पुलिस का इसके ऊपर अपील भी आया है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का भी अपील उसके ऊपर आया हुआ है। तो कृपया उनको जॉब मत दो, उनसे कुछ खरीदो मत, उनसे कोई ये मत रखो। अगर वो नजर आते हैं आपको तो पुलिस को खबर दो, ताकि उनको पकड़ के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए वगैरह। तो आज हमारे पास एक्शन प्लान जरूर है वर्षा जी, लेकिन इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही नहीं हो रहा है। तो अभी देखिए, आज हमने, अभी मेरे ख्याल से तकरीबन ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हैं, हम सिर्फ बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने बिल्कुल ही बात नहीं की तारिक अहमद के बारे में कि उनकी माँ क्या कर रही थी, वो उन्होंने कहाँ काम किया, उनकी पॉलिसी क्या है। क्योंकि और अगर आप बाकी टीवी चैनल आज देखेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जब से ये न्यूज़ आ गई कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, सभी टीवी चैनल बात कर रहे हैं कि क्या वो पानी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। मेरे ख्याल से पानी क्या मांगेंगे, वो क्या देश के हमारे साथ ये करेंगे कि नहीं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को वो बंद करेंगे क्या, पाकिस्तान के साथ वो मिलेंगे क्या, वो उल्टा काम करेंगे कि नहीं, वहाँ के हिंदू और मारे जाएंगे कि नहीं, इसके ऊपर तो मैंने बात ही नहीं की। क्योंकि ये जो बाकी के जो प्रॉब्लम्स है, दे आर मतलब मच लेसर इन नेचर, ठीक है ना। तो मैं इतना ही मानूंगा कि ये सरकार तो अच्छी है, लेकिन उनका अच्छापन कब हम हाँ समझेंगे, तो ये जो इलीगल बांग्लादेशी जिनको हम पकड़ते हैं और उनको बॉर्डर के उस तरफ पार करते हैं, तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको बांग्लादेश पे उनको पकड़ के रखना चाहिए। और ये इंश्योर करना चाहिए कि बांग्लादेश से अभी नए इलीगल लोग भारत में ना आए। और इसमें मैं एक क्विकली पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, ना तो आप सोचेंगे कि आज का हमारा विषय सिर्फ बांग्लादेश इलीगल माइग्रेशन ही हो गया। क्योंकि ये इसमें मेन चीज क्या है कि बांग्लादेश की आज की पॉपुलेशन दुनिया में ये सबसे डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे डेंस पॉपुलेटेड, फिर से सुनिए, सबसे डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है। मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर जो लोग रहते हैं ये दुनिया में सबसे ज्यादा रहते हैं। एक तो बात ये है। दूसरा, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कंट्री है। मतलब एक एक कपल के 7, 8, 9, 10 बच्चे हैं, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलेशन उनकी बढ़ती है। तीसरी बात इनके ऊपर जो आती है, वो नेचुरल उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि इस इलाके में बारिश काफ़ी होती है। ईशान्य भारत की जो बड़ी नदियां है, ब्रह्मपुत्रा है, या भारत की जो बड़ी नदियां है, यमुना है, गंगा है, ये आप अगर आप मैप देखेंगे तो ये जाती है बांग्लादेश के अंदर। और जब ये 3-4 महीना जब हमारे पास यहाँ पे मानसून चलता है, तो ये बहुत सारी नदियों को फ्लड आता है। आपको पता है कि कैसे फ्लड आता है, कैसे नुकसान होता है। तो ये सब फ्लड का जो वाटर है वो कोई भी डैम इसे रोक नहीं सकता है, क्योंकि इतनी ये पावरफुल नदियां है। तो ये पानी कहाँ जाता है, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली ये तो बांग्लादेश में ही जाएगा, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जब मानसून के दिन आते हैं तो ऑलमोस्ट अबाउट 30-35% ऑफ बांग्लादेश ये पानी के नीचे जाता है, फिर पानी के नीचे। तो जो अभी नदी के किनारे के ऊपर जो लोग रह रहे हैं वो कैसे रहते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये एक बोट के अंदर रहते हैं, बोट, फिशिंग बोट है या नॉर्मल बोट है, पूरी फैमिली 10-15 लोगों की वहां पर रहती है। और उस बोट को किसी पेड़ के साथ बांधा रहता है। तो क्या होता है कि जैसे पानी बाहर आ जाता है, पानी की लेवल बढ़ती है, तो ये बोट ऊपर 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 जाती है, ताकि ये जिंदा रहेंगे और ये पानी के साथ बह नहीं जाएंगे। और जब पानी 3-4 महीने के बाद जब पानी की लेवल नीचे आएगी तो फिर ये जमीन के ऊपर आ जाएंगे। तो ये मतलब उन्होंने नेचुरली खुद को सेफ रखने के लिए ड्यूरिंग फ्लडिंग सीजन या ड्यूरिंग हेवी मानसून इस प्रकार के रूप सब अपनाए है। तो डेंस पॉपुलेशन है। और इतना ही नहीं, तो आज क्या हो गया है कि ये अगर आप ग्लोबल वार्मिंग नाम का प्रकार तो आपने सुना होगा, इसके बारे में हम अभी मैं आपको बात करना चाहूँगा। मुझे ज़्यादा फिक्र है कि ग्लोबल वार्मिंग से ये माना जाता है कि समुद्र की लेवल अगले 5-6 साल के अंदर काफ़ी बढ़ने वाली है। तो मुझे तो दुनिया का फिक्र नहीं है, लोग को बॉदर करते हैं कि वही नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या होगा। मुझे फिक्र है कि एक बांग्लादेश का एरिया है और हमारा एरिया है, उसे सुंदरबन
नाम से पुकारा जाता है, सुंदरबन। और 2/3 सुंदरबन, 66% आज ये बांग्लादेश में है, और 33% समझ दीजिए ये हमारे देश यानी भारत के अंदर है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना रिवर्स जो होती है, उनका ये त्रिभुज प्रदेश है। उनसे जो सिल्टिंग होता है वो सब यहाँ पे है, और यहाँ पे काफी बड़ा एरिया है। अगर आप मैप कभी दिखाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा, मैं आपको शायद मैप भी भेज सकता हूँ। तो ये माना जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ये पूरा जो एरिया है ये बहुत शैलो वाटर उसके ऊपर है, तो ये पानी के नीचे चला जाएगा। अभी अगर ये मतलब कायम का, ठीक है ना, अभी भी वहां पे कुछ आइलैंड्स है कि जो हाई टाइड में पानी के नीचे जाते हैं, लो टाइड में ये बाहर आ जाते हैं। तो अगर ये पानी के नीचे जाएगा, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, माना जाता है कि तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोग वो वहां पे रहते हैं। तो अभी आप देखिए, एक आपके जो दर्शकों को एक सवाल पूछिए कि अगर ये पानी के नीचे जाएगा तो ये 2 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे। आप अपना पॉडकास्ट में आप आपका एक ओपिनियन सर्वे पोल करेंगे, आप को पूछिए कहाँ जाएंगे ये लोग। अरे सीधी बात है, भारत में आएंगे और कहाँ जाएंगे ये। तो ये मतलब ये सिचुएशन का कोई रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये मैंने आपको, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, मैं ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हम जो कोशिश कर रहे हैं, सरकार जरूर कोशिश कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट जरूर कोशिश कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर कोशिश कर रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी तक काबू में नहीं आया है। और क्या करना चाहिए इसके ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत आ गई है। मैं बहुत कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन वो एक अपना अलग भी विषय होगा। तो मेरे ख्याल से ये इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन ये कैंसर है। और मैं लास्ट बार रिपीट करना चाहता हूँ कि हमारी जो देश की, भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है, इसके सामने ये सबसे बड़ा आह्वान है, सबसे बड़ा चैलेंज है। वर्षा जी। यस सर। तो सर आपने जो बताया बिल्कुल सही है। और सर हम लोग कई बार पढ़ते हैं और सुन भी चुके हैं कि जो डेमोग्राफी है वो हमारी डेस्टिनी तय करती है। और सावरकर जी भी ये कहते थे कि धर्मांतरम मतलब राष्ट्रांतरम। और हमने 1947 में देखा है कि किस तरह से अखंड भारत के 2 टुकड़े हुए, वो भी धर्म के नाम पर। तो जिस तरह से ये सब आ रहे हैं इलीगल बांग्लादेशी हमारे देश में, तो एक तरह से सर हम कह सकते हैं दे आर द स्नेक्स इन गंगा। और इस हम आपको सर यही कहेंगे कि आपने बहुत ही डिटेल में जाके सब बातें कही। और हमें उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है नो डाउट, बट इम्प्लीमेंटेशन जरूर करेगी। तो सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और हमारी चैनल की ओर से हम आपको अभिनंदन भी कहना चाहेंगे कि आपको पुरस्कार मिला है, राजहंस पुरस्कार। तो उसके लिए भी हम आपका अभिनंदन करते हैं। और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद और जय हिंद। Yes, thank